हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की जो क्लास होने वाली है वो इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और साथ में इसको कई लोगों को शेयर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में आप ऐसी चीज़ सीखेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पहले इंग्लिश पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो आपको आज बहुत सारे फॉर्मूले से मुक्ति मिलेगी। आज आप समझेंगे कि रियलिटी में वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। आज के बाद आप इस लायक बन जाओगे कि आप किसी को समझा पाओगे, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूले में ये V1 आया तो क्यों आया, ये हेल्पिंग वर्ब आई तो क्यों आई, ये मैन वर्ब आई क्यों आई, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आया और यहाँ इसी टेंस में क्यों आया। हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है ना। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने टोटल ये जाना था कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, तो हमने आपको कहा था या आपके लिए वो इसलिए बनाई थी ताकि आप हेल्पिंग वर्ब याद कर सकें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी के बाद जो मैन वर्ब होती है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। आज हम 3 ऐसी मैन वर्ब की के बारे में या ऐसे मैन वर्ब को डिस्कस करेंगे जो वास्तव में जिनके कहना चाहिए कि जिनके कंधों पर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, या हम कहें कि जिनकी बदौलत ही पूरे इंग्लिश के टेंस के रूल्स बने हुए हैं जिनसे, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट 3 मैन वर्ब क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो जो मैन वर्ब है ना वो 2 प्रकार के रोल प्ले करती हैं इंग्लिश में। कभी कभी वो मैन वर्ब और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे कि मैंने अभी चर्चा की कि आज की क्लास में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो टेंस में यूज़ होने वाली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो दरअसल में कहाँ से आई हैं और हर एक पर्टिकुलर टेंस में हर एक पर्टिकुलर जो वर्ब ली गई है वो क्यों ली गई है। तो पहले हम करते हैं डिस्कस कि भाई जब भी हम मैन वर्ब सीखने की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैन वर्ब मतलब होती है मुख्य क्रिया, 2 क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। तो मैन वर्ब को जब भी हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो हम कहते हैं, हम लर्न करते हैं ऑलवेज मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही करके लर्न करते हैं ना। आपको भी करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट मैन वर्ब है वो है टू डू। कौन सी वर्ब है? टू डू। टू डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना, ठीक है। ये मैन वर्ब है टू डू। अगर हम इस टू को हटा दें तो ये बेसिक फॉर्म बन जाती है V1। इसको कहते हैं हम V1, ये ओरिजिनल V1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम ये जो V1 है मतलब जो डू है ना, ये आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगानी पड़ती है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हमें V1 में एस या ES जोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही हम इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल एस जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें ES जुड़ेगा, एस नहीं जुड़ेगा, तो डज हो जाएगी। ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगानी है। इसका सेकंड फॉर्म आप जानते हैं डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है। आप शांति से केवल सुने, पूरी क्लास होने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी इस क्लास में जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, कल्पना नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ तो पहले से पता है, कोई हम अलग नहीं बता रहे हैं, है ना। मैं बता वही चीज़ रहा हूँ जो आपको पहले से पता है। लेकिन इन चीज़ों से आप कैसे रिलेट कर पाएंगे, जो भी हमने पहले बात रखी है या कही है, कि आप खुद से कैसे समझा पाएंगे दूसरों को कि जो वजह है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली गई है, कौन सी मैन वर्ब आनी है, कब आनी है, क्यों आनी है, वो हर एक चीज़ आप तभी बता पाएंगे या तभी समझ पाएंगे जब आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। तो अभी आप स्किप ना करें वीडियो, आप शांति से देखें, एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये हो गई पहली। दूसरी जो है वो है टू बी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ब है, ठीक है। टू बी, टू बी का मतलब होता है या तो बनना, रहना या होना। 3 मीनिंग इसके निकलते हैं, ठीक है। अगर हम टू हटा देते हैं बी से, तो ये बी जो है वो बेसिक फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। अब इसमें इसको ही 3 रूपों में बांट दिया गया है V1 के अंतर्गत ही। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप बी नहीं लगाएंगे, बी का ही रूप इज़ है, इज़ लगाएंगे,
ठीक है। अब एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है आई, उसके साथ आप एम का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है तो आप लगाते हैं आर। क्या लगाते हैं? आर। ठीक है, उसके साथ किसका यूज़ करते हैं? आर का। आई अलग है, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म में ये जो हो जाती है, ये एज एम आर का वॉज और वर्ब होता है, बर, या इसको ही हम वेयर कहते हैं, आप लोग है ना, बर पढ़ते हैं लेकिन। और थर्ड जो होता है वो होता है बीन। ठीक है, ये क्या होता है? बीन। ठीक। अब नेक्स्ट जो वर्ब है इम्पोर्टेंट, वो है टू हैव। क्या है? टू हैव। और टू हैव का होता है पास में या अधिकार में होना, किसी भी चीज़ का पास या अधिकार में होना। ठीक है, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अब इसका टू अलग करते हैं, तो जो हैव है वो कैसे बन जाती है? बेस फॉर्म। कैसे बन जाती है? बेस फॉर्म। और जब हम इसको, ये किसके साथ यूज़ होगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हमें सिंगुलर के साथ यूज़ करना है तो क्या बन गई? हैज। तो आप यहाँ से क्या देखते हो कि जब जैसे हम डू को डज कैसे बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं ES लगा के। बी में जब सिंगुलर चाहिए रहता है तो एस ऐसा लगता है, ठीक है, अलग होता है। उसी प्रकार से जब हम हैव का सिंगुलर बनाते हैं तो ये हैव में जब एस जोड़ते हैं तो वो हैज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी इंग्लिश में आपकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये हैज़ अलग से कुछ नहीं है, हैव का ही एक परिवर्तित रूप है। और सेकंड फॉर्म इसकी होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी हैड। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक, आपको बड़े ध्यान से समझना है हर चीज़ को। अब आपको क्या समझना है? अब हम फिर से चर्चा करेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब। तो आपको जैसे कि पहले क्लास में ही बताई है कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहती है और मेन वर्ब। ठीक है, तो हम इनका यूज़ किस में करते हैं? टेंस में। और टेंस बेसिक तौर पर कितने होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये 3 टेंस होते हैं, ये बेसिक टेंस हैं। ठीक, अब भले ही इनको फिर आगे 4 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट को 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर को 4 भागों में बांटा गया है, वो अलग कहानी है, बात है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है, समझने वाली है, याद रखने वाली है, वो स्टार्ट होती है। कैसे? प्रेजेंट के लिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये जो V1 वाला कॉलम है वो उठा के हम रख देते हैं। तो इससे एक चीज़ और क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है? कि अगर कोई भी दुनिया का सेंटेंस होगा, ध्यान रखें, ध्यान से सुनना, अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा और वो प्रेजेंट का होगा तो उसमें एक V1 आपको ज़रूर मिलेगी, भले ही वो या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या आपको हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे समझते हैं? देखो, प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे? एक हो गई डू और डज, ठीक है, ये कहाँ पर एक। दूसरा इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, और तीसरा हो गया हैव हैज़। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, सिंपल है। यहाँ से पता है एक चीज़ और आप क्या सीखेंगे? अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी सेंटेंस लिख के, और ये पूछा जाए बस कि बताओ ये किस टेंस से बिलोंग करता है या किस टेंस का सेंटेंस है, तो आप इनकी मदद से ही बता पाओगे कि ये कौन सा टेंस है। क्यों बता पाओगे? ये सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म ही तो हैं। देखो V1 में के अंतर्गत ही तो आती हैं। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो आप बता दोगे। इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टेंस को चेंज करती हैं या टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इनकी जगह प्रेजेंट में मान लो ये किसी सेंटेंस में नहीं है तो फिर हम उसकी मेन वर्ब को देखते हैं कि नहीं। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी तो हम कहेंगे प्रेजेंट में, ठीक। और अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी तो हम क्या कहते हैं उसको कि वो पास्ट में है। किस में है? किस टेंस में है? पास्ट में। तो भाई इसीलिए तो आप देखते हो कि डेड का यूज़ जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। डेड का यूज़ कहाँ होता है? पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। वॉज और वर कहाँ यूज़ होते हैं? वॉज और वर का यूज़ कहाँ होता है? पास्ट टेंस में होता है। और हैड का यूज़ कहाँ होता है? ये भी पास्ट टेंस में होता है, राइट। ये पास्ट टेंस में होता है। तो आपको समझ में आई बात। अब फ्यूचर रह गया बेचारा कि फ्यूचर के लिए क्या करें। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, जब पूरी जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपको एक्सप्लेन की थी, तो उसमें हमने बताया था कि एक मॉडल है, कौन सा? विल या शैल। यहाँ 2 शब्द हैं, विल या शैल, जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर में करते हैं। बट आज जो ट्रेंड है केवल विल चल रहा है, अधिकतर ग्रामेरियन जो है वो शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी नहीं करना है।
अंडरस्टूड। तो अब यहाँ से एक ये हमारा जो है ये चार्ट तैयार हो गया और यही आपको तैयार करना सीखना है, ठीक है। अब इसमें क्या तैयार हो गया कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे एक चर्चा की थी, क्या की थी कि प्रेजेंट 4 होते हैं, ठीक है, पास्ट 4 होते हैं, फ्यूचर 4 होते हैं। अब हम बात उनकी करते हैं कि प्रेजेंट कैसे होते हैं। तो प्रेजेंट का एक होता है सिंपल, है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल भी होता है, पास्ट सिंपल भी होता है, फ्यूचर सिंपल भी होता है। यहाँ से आपको बहुत गजब की जानकारी मिलेगी कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज कैसे आई, समझ में आया, ऐसे आई। प्रेजेंट हमने क्या कहा, प्रेजेंट सबसे पहले फिर सिंपल। अगर आप इनको लिखोगे या बोलोगे तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट सिंपल, तो सबसे पहले प्रेजेंट, तो सबसे पहले प्रेजेंट होगा तो ये आएगी, फिर ये आएगी, ठीक। अब आप यहाँ की बात करो तो ये क्या, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। तो पास्ट हमने क्या बताया था, V2, इसलिए V2 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगर डेड यूज़ नहीं होगा तो वर्ब जो मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, राइट, तो इसलिए ये आया। अगर हमने कहा फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर के लिए आपको क्या याद रखना है कि विदाउट विल, फ्यूचर हो, सिंपल हो, कॉन्टिन्यूस हो, कुछ भी हो, बिना विल के फ्यूचर आपका बनेगा ही नहीं, बिना विल के फ्यूचर बनेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, दिमाग में रखो कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो फ्यूचर में भी 4 होते हैं, सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, कोई भी हो बिना विल के या बिना शैल के फ्यूचर बनना ही नहीं है। तो जब भी फ्यूचर आएगा सबसे पहले विल का जिक्र या विल का स्थान रहेगा, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका कॉन्टिन्यूस, क्या आता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट के लिए पहले प्रेजेंट पे आए, ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस की पहचान, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पहले V2 से ही लिया। इसी प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, ठीक है, जब हम आपको ये नियम बताएंगे ना। तो यहाँ से ये जितने भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब बचेंगी, कहाँ क्या आएगा उसकी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तीसरा होता है परफेक्ट, तो ये तीसरा जो होता है परफेक्ट, ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अरे भाई देखो, फिर से प्रेजेंट आया तो ये हैव हैज़ आई, कहाँ से आई, V1 से आई। पास्ट परफेक्ट, ये कहाँ से आया, सेकंड फॉर्म हैड आया कि नहीं आया। फ्यूचर परफेक्ट फिर रह गया, ठीक, आगे चर्चा करेंगे। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये एक्चुअल में इन 2 टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन 2 टेंस से मिलकर बना है, ठीक है, अलग से ये कुछ है नहीं। तो हम इन कैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब आती, कैसे डिसाइड करते हैं, अब हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, है ना, कर वही रहे हैं हम, लेकिन एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं कि अब ये प्रश्न उठता है कि जब हमने पहली क्लास देखी थी आपकी या उसमें चर्चा की थी तो आप कहा था सेंटेंस, हमारा पर्पज़ क्या है, सेंटेंस को बनाना, यही था ना पर्पस। और हमने इस सेंटेंस के लिए देखा था कि एक फॉर्मूला था, जो अब हमने कहा था एक ही फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक। अब आप इस फॉर्मूला या इस स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो आता है मैन वर्ब, क्या आता है, मैन वर्ब। अब हमें यही सीखना है एक्चुअल में कि मैन वर्ब का कैसा क्या रूल है, क्या हमें वास्तव में पूरे टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत है, या ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ समझ सकते हैं जिसके आधार पर ये हर जानकारी हम याद रख सकते हैं। तो कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। इतना कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नई चीज़ क्या स्टार्ट हुई, अब यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो सिंपल है ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल के लिए आपको याद रखना है कि सिंपल कोई भी हो, V1 आता है, V1 आता है इनके बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बात को अच्छे से समझना, पूरा समझना, ठीक है। बाद में आप बहुत अच्छा दिमाग लगा लेना, हमें मालूम है कि आप लगाते हैं, आप चलाते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझो कि सिंपल की क्या होगी, V1 यूज़ होगा, वो सिंपल होगा। मगर क्या कंडीशन है कि हेल्पिंग वर्ब ये होनी चाहिए उसके बाद। अगर इनमें से हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, ठीक है,
समझना आप क्या बोल रहे हैं। अगर ये डेड नहीं है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, तब यहाँ तुम V2 यूज़ करोगे। क्यों करोगे यूज़? क्योंकि बात अभी पहले भी तो डिस्कस किया है कि अगर हम पास्ट में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें V2 आएगा। जब यहाँ डेड था तो ये V2 ही तो था, इसलिए हम यहाँ V1 ले रहे थे मैन वर्ब में। यहाँ पे हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अब मैन वर्ब की, कि कौन सा फॉर्म, ये जो 3 फॉर्म होते हैं इनमें से कौन सा फॉर्म, एक होता है V1 में SES, इसी में होता है V1 + ING, उनमें से कौन सा डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करते हैं, क्या नियम है। तो ये पहला नियम है, ठीक है, कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ या इनके बाद हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा। अब ये चीज़ कहाँ हेल्पफुल होगी आपके लिए? जब एग्ज़ाम में कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आता है चीज़ें और ये हेल्पिंग वर्ब में से कोई हो और आपको ब्लैंक दिया हो, तब आप इसको डिसाइड करते हैं कि आपको V1 रखना है, V2 रखना है, V3 रखना है। चलिए नेक्स्ट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अच्छे से पकड़ लिया आपने, इसको पकड़ना है आपको कि नहीं ये कटु सत्य है कि नहीं इनके बाद V1 आएगी, आ गई। अगर ये बात पकड़ ली तो अब आप क्या करोगे? अब इस कॉलम को आप भर सकोगे, ठीक है। अब इस कॉलम या इस बॉक्स को हम कौन सा टेंस का नाम देंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये कौन सा बॉक्स है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो सबसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। ये किसका बॉक्स है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो सबसे पहले फ्यूचर को पकड़ो। हमने क्या बताया आपसे कि बिना बिल के फ्यूचर बनेगा नहीं। अगर फ्यूचर है तो बिल है और बिल है तो फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए आपने रख दिया बिल। क्या रख दिया? बिल, ठीक है। अब यहाँ से एक और नियम है कि इज MR वॉज वर, इज MR वॉज वर, ध्यान से समझना, इज MR वॉज वर, या ये जिससे बनी है या इसकी कैटेगरी की कोई भी वर्ब, इसकी कैटेगरी मतलब ये किससे बनी है? बी वर्ब से। तो यहाँ पर बी भी हो सकता है, इज MR भी हो सकता है, वॉज वर भी हो सकता है, बीन हो सकता है, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है कि पूरी ग्रामर में है ना, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब के पास अधिकार है। क्या अधिकार है? कि ये अपने बाद V1 + ING आने देती हैं। तो हमने ये समझा कि यहाँ V1 + ING आएगा। ये क्यों? क्योंकि V1 सिंपल के कारण आया। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती? ING से, आप ये सब जानते हैं। तो V1 के बाद ING लगा देते तो कॉन्टिन्यूअस बनता है। लेकिन ये जो V1 + ING है, इसकी रिक्वायरमेंट है, ये कहती है कि हम आएंगे तो इनमें से किसी के साथ आएंगे, किसी के बाद आएंगे। तो भैया इज MR यहाँ बुक हो गए, वॉज वर यहाँ बुक हो गया। अब इसके लिए भाई ये तो फ्यूचर के लिए लिखा है बिल, तो इसके बाद ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद तो ये V1 आता है। देखो इसके बाद V1 आता है, समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो बिल के बाद V1 आना है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है इनमें से किसी की, राइट। तो इसके बाद क्या आना है? V1। तो हम क्या करते हैं? V1 के पास जाते हैं और ये जो ओरिजिनल फॉर्म बचा था, कौन सा वाला? B, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो बिल के साथ B आ गया। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सब ब्लू वाली होंगी, ठीक। मैन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ब्लू वाली होगी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बाद आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव सीखोगे तब कन्फ्यूज़न ना हो। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसकी भी बिल है क्योंकि फ्यूचर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये 2 चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए क्या? हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये समझ में आ गए। तो अब आप यहाँ परफेक्ट पर चलते हो, तो यहाँ वाले कॉलम पर फिर आए फ्यूचर परफेक्ट। किस पर आए आप? फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या आएगा? सबसे पहले तो फ्यूचर आया, फिर परफेक्ट। तो फ्यूचर तो किससे बनता है? बिल से, ठीक है। अब यहाँ एक और नियम है कि हैव, हैज़, हैड, ठीक है। या हम कहें सिंपल के लिए V1 चली गई, कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 में ING लगा दो। तो जो परफेक्ट है ना, कभी भी परफेक्ट की चर्चा हो तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी एक रिक्वायरमेंट है। क्या वो ये बोलती है कि हम हैव से बनने वाली वर्ब के बाद आएंगे। तो हैव या हैज़ या हैड, इन्हीं के बाद, हैव, हैज़, हैड, इन्हीं के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। जब हम टेंस की बात करते हैं, अब यहाँ बात वॉइस की नहीं हो रही है। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसका कुछ अलग तरीका होगा। पैसिव वॉइस में बिना थर्ड फॉर्म के तो बनते ही नहीं है। लेकिन हम टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस में ऑलवेज ध्यान रखेंगे हैव, हैज़ और हैड के बाद ही V3 आती है। V3 के पहले हैव, हैज़, हैड में से कुछ आएगा। अब यहाँ आ गया बिल।
हमें परफेक्ट बनाना तो यहाँ इसके बाद V3 लग नहीं सकती, क्योंकि इसके बाद तो V1 लगती है। अब V3 किसको पकड़ के बैठी, इन 3 वर्ब को, और ये किसको पकड़ के बैठी है, V1 को, कि हम अपने बाद आने देंगे तो V1 को, और ये कह रही है कि नहीं हमको इनमें से कोई चाहिए। तो भाई इनके पास गए, इनमें V1 क्या है और है। तो हमने क्या बताया, ये तो बनाई गई है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, इसके बाद तो हमें तो V1 चाहिए ना ओरिजिनल, ना एस ना ES, ये तो एस लगा के बनाया गया, तो उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ है। तो कैसे ये समीकरण संतुष्ट होता है कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, और V3 ने भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली कि हमारे पहले कौन सा आना चाहिए, हैव हैज़ हैड। तो इस तरीके से विल हैव आपकी क्या बन गई, फ्यूचर परफेक्ट की क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आते हैं 4th वाला। तो मैंने पहले कहा कि ये 2 टेंस जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, इन्हीं से मिलकर ये बना है। तो इस वाले कॉलम को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले जिक्र आया प्रेजेंट का, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट अगर हम यहाँ लिखें तो कैसा लिखा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, यही लिखा। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को पकड़ो, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात तो आपको पता है ना, ऊपर आपने लिख ही ली, हैव और हैज़, हैव एंड हैज़ लिख ली, ये जानते हो आप। लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऊपर भी है, और ऊपर जब हम बोल चुके हैं या चर्चा कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, उसके लिए मेन वर्ब की क्या फॉर्म आनी चाहिए, इसके लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आनी चाहिए, तब ये कॉन्टिन्यूस बनेगा। भाई इसमें कन्फ्यूज़न यही है, इसमें दिक्कत ये है कि ये 2 टेंस को लेके चल रहा है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट से तो हमने समझ लिया कि भाई ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है, प्रेजेंट परफेक्ट कि ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी तो यहाँ पे भी लगेंगी। ठीक है, इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की बात करोगे तो जो ऊपर आई है वही है नीचे आएगी, लेकिन हमें बनाना है कॉन्टिन्यूस, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, या फ्यूचर परफेक्ट की बात करोगे, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या आएगी, यही आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमें तो ING वाली लगानी ना, और ING की जिद क्या है कि वो इनमें से किसी के पास किसी के बाद लगेगी। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करना है भाई। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर जो हैव हैज़ है या हैड है या हैव, इनके बाद कौन सी आती है वर्ब की, तो देखो लिखा हुआ हैव हैज़ हैड हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो यहाँ जो भी आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन इसके पहले कौन सी, बी में से आएगा, तो बी का ही थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से बीन आता है कि नहीं आता है, हर एक टेंस में ऐसा बीन आता है, हर एक टेंस में ये बीन आता है, उसके बाद ING आता है। ठीक है, तो ये जो है ये कंडीशन, ये कहानी है पूरे टेंस में कि फॉर्मूले बने कैसे। अब आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, इसके पहले अगर प्लस करके सब्जेक्ट लगा दूँ और लास्ट में इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दूँ तो फॉर्मूला बन गया। कैसे, देखो यहाँ पर अगर इसी की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैव हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बन गया कि नहीं बन गया। तो हर ये चीज़ तो हर टेंस में अप्लाई होती है। यहाँ पे लगा दो तो सब्जेक्ट इज MR, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद वर्ब के बाद क्या आना है, वर्ब के बाद आप सब जानते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट आना ही आना है। ठीक है, जहाँ पर है, ठीक है, जिस टेंस में ऑब्जेक्ट या जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट आ सकता है वहाँ आएगा ही। और आगे सबको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना ही आना है, सब्जेक्ट आना ही आना है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आती है। तो आपने क्या देखा कि हमने जो बात पहले की थी कि आपको इस क्लास से ऐसा कुछ मिलेगा जो आज तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और एक ही क्लास में आपने पूरे 12 के 12 टेंस के लिए सूत्र या फॉर्मूला को याद करने की क्षमता भी विकसित कर ली है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आपको हो सकता है पहली बार में, तो इसलिए 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे और तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई। तो एक लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और बस इतना है कि इसको उन ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिनको फॉर्मूला रटने में बड़ा दिक्कत जाती है ना। तो कई बच्चे होते हैं जो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले टीचर या बुक्स बता देती हैं कि वो घबरा जाते हैं कि आखिरकार है क्या। तो उन तक ये वीडियो को शेयर करना है, और इसी प्रकार से और आगे के टेंसेस और इंग्लिश को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है,
आपकी कंटिन्यू क्लासेस इस पर चालू रहेंगी। तो आपको ये करना है कि इसको बहुत अच्छे से सीखना है, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। हम अगली क्लास में इसके आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हुए, नई नई चीज़ों को सीखते हुए आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।